था कि हमें किस बात की आवश्यकता है और किसकी नहीं है, वो तय करना चाहिए। संतोष के आधार पर जीवन जीना चाहिए। बच्चों को भी इसी प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए कि बहुत उपभोगी न बने लेकिन संतोषी बने, मन पर संयम रखे। इसी तरह काम पुरुषार्थ का सही मायने में क्या अर्थ है वो समझे कि वो उपभोग के लिए नहीं है लेकिन संयम कर के लिए है। संयम करके ही उसका उपयोग करना चाहिए और बच्चों को भी उसका प्रशिक्षण देना चाहिए। इस विषय में बहुत गहन चर्चा की थी। इस सत्र को आगे ले जाते हुए हम ताई से निवेदन करते हैं कि वो हमें अपना चिंतन सुनाए। ताई। व्यास विद्यापीठ के आज के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोता जनों को सप्रेम सादर नमस्कार। हम गत सत्र से लोक शिक्षा हेतु कैसे कैसे विषयों का प्रामुख्य होना चाहिए इसका विचार कर रहे थे और उसमें हमने 2-3 बातें मुख्य रूप से बताई थी। एक था हमारी जीवन शैली। जीवन शैली में जो सभी को लागू होती है ऐसी बातें हैं। एक हमारी दिनचर्या, हमारा आहार, हमारा विहार, हमारे विभिन्न वस्तुओं का उपयोग प्रयोग, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी होंगी, इसका विचार हमने किया था। उदाहरण के रूप में हमारा 24 घंटे का दिन होता है, दिन और रात्रि मिलाकर, तो उसमें कितने घंटे की निद्रा चाहिए, कौन से, समझो हमें 6 घंटे की निद्रा चाहिए तो कौन से 6 घंटे सोना चाहिए। क्या रात्रि में 2 बजे से सुबह 8 बजे तक भी 6 घंटे होते हैं, रात्रि में 10 बजे से प्रातःकाल 4 बजे भी 6 घंटे होते हैं और रात्रि में 9 बजे से प्रातःकाल 3 बजे भी 6 घंटे होते हैं। कौन से 6 घंटे सर्वाधिक उपयुक्त है, इसको वैज्ञानिक पद्धति से सोचना कहेंगे कि कौन से 6 घंटे निद्रा के लिए बहुत अच्छे, लाभदायी और स्वास्थ्य लाभ कराने वाले हैं, ये विचार करना। आहार, कौन सा समय है आहार के लिए। हाँ, निद्रा की ही बात करें तो गाढ़ निद्रा कैसे उपलब्ध होगी, कैसे सुलभ होगी, फिर कौन से आयु में कितनी निद्रा होनी चाहिए, ये सब विचार करना। ये हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग जो दैनंदिन जीवन है या 24 घंटे की दिनचर्या है उसकी बात हुई। तो किस 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 समय भोजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भोजन के संबंध में हुआ। फिर हमने कहा ना कि हमारे विभिन्न वस्तुओं का उपयोग, हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए, हमारे पादत्राण कैसे होने चाहिए, हमारे घर में फर्नीचर कैसा होना चाहिए, हमारे बैठने के साधन कैसे हैं, हमारे रसोई घर में पात्र कैसे हैं, विभिन्न रचनाएं कैसी हैं, क्या खड़े खड़े भोजन बनाते हैं कि नीचे बैठकर भोजन बनाते हैं, क्या टेबल कुर्सी पर भोजन करते हैं कि नीचे बैठकर भोजन करते हैं। ये सारी जो हमारी दैनंदिन जीवन की शैली है उसके अंतर्गत आएगा। घूमने जाना तो कब जाना, चलना फिरना, उठना बैठना, व्यायाम करना, योगाभ्यास करना, ध्यान साधना करना, पूजा अनुष्ठान व्रत, ये सब जीवन शैली के अंतर्गत और उसमें भी दिनचर्या ऋतुचर्या जीवनचर्या के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से हमारी व्यवस्थाएं, कैसी व्यवस्था में रहना चाहिए, हमारे घर कैसे होने चाहिए, हमारा आंगन कैसा होना चाहिए, हमारा परिवेश कैसा होना चाहिए, हमारे रास्ते कैसे होने चाहिए, हमारे वाहन कैसे होने चाहिए, हमारे उद्यान कैसे होने चाहिए, जलाशय कैसे होने चाहिए, पानी संग्रह की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आदि सारी व्यवस्थाएं हैं वे जीवन शैली का ही अंग है। वे व्यक्तिगत जीवन शैली भी होती है और सामाजिक जीवन शैली भी
होती है। तो इसके मूल सूत्र क्या है? आरोग्य के अनुकूल होनी चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा के अनुकूल होनी चाहिए, सुंदरता मनोरंजन के अनुकूल होनी चाहिए, हमें आनंद दे ऐसी होनी चाहिए, हमारा कल्याण करे ऐसी होनी चाहिए। तो अभ्युदय और निश्रेयस, वैभव और परम कल्याण, इसकी प्राप्ति करवाने वाली होनी चाहिए। ये तो हमारी दैनंदिन जीवन शैली के अंग हुए। इसकी बात हमने कम अधिक मात्रा में गत सत्र में की थी। अभी उसके अनुसार आज एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन का नियोजन, प्लानिंग ऑफ लाइफ। कि हमारे शास्त्रों में कहा है मनुष्य का जीवन मान 100 वर्ष का होता है। अब हरेक का 100 वर्ष होगा ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग हमें दिखाई देते हैं जो 100 वर्ष जीते हैं, परंतु उसके बाद 0 से लेकर या 1 से लेकर 99 तक के हर पड़ाव पर, हर उस रेखा पर कभी भी जीवन समाप्त, इस जन्म का जीवन समाप्त हो सकता है। वो जितने व्यक्ति उतनी विविधता, ऐसा होता है। परंतु सामान्य रूप से मनुष्य के लिए जीवन का नियोजन करने के लिए 100 वर्ष का आयुष्य माना गया। अब हमारे जीवन के नियोजन के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या व्यवस्था दी है, क्या निर्देश दिए हैं? तो हमारा जीवन 4 आश्रमों में वर्गीकृत होना चाहिए। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास्ताश्रम। ये 4 आश्रम हमारे जीवन के प्लानिंग के लिए बताए गए। इसका अवधि भी बताएगा, पहले 25, दूसरे 25, तीसरे 25, चौथे 25। वास्तव में यदि हमें हमारी आयु पता है तो यदि हम 80 वर्ष जीने वाले हैं तो ये चारों 20-20 वर्ष के होंगे। यदि हमारी आयु 120 वर्ष की है तो 30-30 वर्ष के होंगे। वो एक जरा अलग विषय हुआ, परंतु जीवन में 4 आश्रम होने चाहिए। अब ब्रह्मचर्य आश्रम, अब हम देखेंगे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में इन आश्रमों की क्या स्थिति है। क्या हम व्यक्ति के नाते हम सब और समूह के नाते हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वे सब क्या ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था और प्रतिष्ठा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कुटुंब के जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। ब्रह्मचर्य आश्रम हम बहुत विस्तार से बात नहीं करेंगे, परंतु ब्रह्मचर्य आश्रम व्यक्तिगत रूप से सर्व प्रकार का सामर्थ्य संपादन करने की अवधि है। ये अध्ययन करना है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में करो, साधना करना है ब्रह्मचर्य आश्रम में करो, तपश्चर्या करना है ब्रह्मचर्य आश्रम में करो, विभिन्न प्रकार की कला कौशल प्राप्त करना है ब्रह्मचर्य आश्रम में करो, शरीर को कसना है, मन को साधना है, बुद्धि को तेजस्वी कुशाग्र विशाल ऐसी बनाना है, चित्त को संस्कारक्षम बनाना है, हृदय के भावों को प्राप्त करना है, सर्व प्रकार की इंद्रियों का सामर्थ्य प्राप्त करना है, शरीर को बलवान बनाना है। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है। क्या हमारे 18, 20, 22 वर्ष के युवा व्यायाम करके, योगाभ्यास करके, श्रम और परिश्रम करके शरीर को साधते दिखाई देते हैं? क्या सर्व प्रकार का संयम करके इंद्रियों का सामर्थ्य और मन का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं? क्या स्वाध्याय और अध्ययन करके बुद्धि का विकास करते हैं? सुसंस्कृत ऐसे होते हैं? क्या जीवन का लक्ष्य उनको प्राप्त है, समझ में आया है? तो हम देखेंगे कि ब्रह्मचर्य आश्रम की हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में
प्रतिष्ठा नहीं है। यह प्रतिष्ठा पुनः होनी चाहिए। उसके बाद है गृहस्थाश्रम। क्या गृहस्थाश्रम में सर्व प्रकार से दायित्वों का निर्वहन करना, कुटुंब के दायित्व, समाज के प्रति जो दायित्व है उनका निर्वहन करना, ये हो रहा है। गृहस्थाश्रम में सबसे पहला है कुटुंब की रचना, कुटुंब के काम, कुटुंब का संचालन, ये सब है। उसकी क्या व्यवस्था है? ब्रह्मचर्याश्रम में जब हम युवावस्था में आते हैं और अब गृहस्थ जीवन में हमें पदार्पण करना है, उसके पहले गृह संचालन की सारी कुशलताओं की शिक्षा हमने प्राप्त की है क्या? अर्थार्जन की सारी कुशलताएं प्राप्त की है क्या? ये दो बातें तो कुटुंब संचालन के लिए हुई, परंतु व्यक्तिगत जीवन में इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का सामर्थ्य संपादन करके उपभोग के लिए हम योग्य हुए हैं क्या? इंद्रियों का सामर्थ्य यदि नहीं है, मन का सामर्थ्य नहीं है, तो हम उपभोग अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। हमें संतोष हो सके, तृप्ति हो सके, इस प्रकार का उपभोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसमें फिर व्यक्तिगत जीवन का या दाम्पत्य जीवन का या संतान प्राप्ति का और संतान के साथ के संबंध का या भाई बहन, पिता पुत्र आदि के संबंधों का जो एक आनंद होता है, रस होता है, उसका अनुभव हम नहीं कर पाएंगे यदि हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो उपभोग के लिए सामर्थ्य चाहिए, रस के अनुभव के लिए सामर्थ्य चाहिए, तृप्ति प्राप्त करने वाले अनुभव के लिए सामर्थ्य चाहिए। तो इस सामर्थ्य के बाद गृहस्थाश्रम में सर्वप्रथम हमारे संबंधों की मधुरता, हमारे संबंधों का रस, उससे प्राप्त होने वाले उपभोग का रस, हमारे अलंकार, वेशभूषा, खान पान आदि में जो रस प्राप्त होता है, मनोरंजन के सर्व साधन, उससे जो रस प्राप्त होता है, उसके उपभोग की क्षमता प्राप्त होना, उसके उपभोग की व्यवस्था प्राप्त होना, पद्धति हमें अवगत होना, ये गृहस्थाश्रम का एक लक्षण है, एक आयाम है। उसके बाद कुटुंब में हमने पितामही विद्यापीठ के इसमें भी देखा था, उत्तम संतान प्राप्ति करके वंश परंपरा निभाना, ये दूसरा काम है। तीसरा, कुटुंब के सर्व सदस्यों का विकास कैसे हो, यह देखना, ये गृहस्थाश्रम का तीसरा आयाम है। और जैसे जैसे हमारा गृहस्थाश्रम पूर्णता की ओर जाता है, तो उपभोग में तृप्ति का अनुभव करते जाना ये भी आवश्यक है। मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, प्रौढ़ता जिसको कहते हैं, वह प्राप्त होना। जैसे 25, 26, 30 वर्ष तक के युवा और युवती ये कल कहते करते हुए बहते निर्झर के समान उनकी गति होती है, ऐसी उनकी आवाज होती है, ऊपर से गिरना, उछल कूद करना, उसमें जो आनंद है वैसी होती है। परंतु जैसे ही वो कल बहता हुआ निर्झर या झरना आगे बढ़ते बढ़ते, आगे की ओर जाते जाते गहराई प्राप्त करता है, तब वो जो प्रवाह है वो शांत होता है, वह कम आवाज करता है, वह कम उछल कूद करता है, कल नहीं करता, वो फिर शांत प्रवाह होता है, गति भी थोड़ी कम होती है। ये गृहस्थाश्रम में प्रौढ़ावस्था है। आनंद कम नहीं होता, उपभोग कम नहीं होता, परंतु वह सब मैच्योर होता है। तो 30 वर्ष की तरुणी
और 45 वर्ष की प्रौढ़ा या 30 वर्ष का युवक और 50 वर्ष का प्रौढ़ दोनों ही उपभोग करते हैं, दोनों ही आनंद लेते हैं, दोनों का मनोरंजन होता है, दोनों ही सौंदर्य का अनुभव करते हैं, दोनों ही आमोद प्रमोद में रत रहते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर होता है। एक कलकल बहता निर्झर है तो दूसरा शांत गहरा ऐसा प्रवाह है। गंगा ब्रह्मावर्त में कानपुर में जैसी होती है वैसी ऋषिकेश में नहीं होती, और वैसी गंगा सागर जाते जाते अलग प्रकार की होती है। तो ऐसे उपभोग की प्रौढ़ता और उपभोग की तृप्ति प्राप्त करना ये गृहस्थ आश्रम में होना चाहिए। इसके लिए हमारी दिनचर्या, जीवनचर्या, उपभोग की पद्धति कैसी है इसका विचार करना चाहिए। संतानों की नई पीढ़ी का निर्माण कैसे करना ये दूसरा आयाम है। तो फिर हमारे अच्छे संतानों की प्राप्ति के लिए माता पिता बनने की शिक्षा, गर्भावस्था में चरित्र निर्माण आने वाले जीव का करने की क्षमता, 5 वर्ष की आयु तक लालन पालन करने की प्रवृत्ति, और 10 वर्षाणी ताड़येत ताड़न क्षमता माने हमारे संतानों का जीवन गढ़ना, ये करना, ये सब गृहस्थाश्रम में करना चाहिए। आज हमारा गृहस्थाश्रम समाज में कैसा दिखाई देता है? तो उपभोग करने की न दृष्टि है न क्षमता है, क्योंकि सामर्थ्य संपादन नहीं हुआ है। उत्तम बालकों को जन्म देने की क्षमता नहीं है, क्योंकि फर्टिलिटी काउंट ही हमारे युवक युवतियों का इतना कम हो गया है कि वे उत्तम बच्चों को तो क्या, बच्चों को ही जन्म देने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तो ये सारी शिक्षा तो ब्रह्मचर्य आश्रम में होनी चाहिए। और अभी को जन्म देने वाले उत्तम माता पिता बनना, राष्ट्र समर्थ तभी होता है जब प्रजा समर्थ होती है, और प्रजा समर्थ तभी होती है जब समर्थ माता पिता समर्थ बालक को जन्म देते हैं। ये गृहस्थाश्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम हुआ कि हम उत्तम श्रेष्ठ समर्थ संतानों को जन्म दे सके, और उसके बाद लालन ताड़न और प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरे। आचार्य चाणक्य का यह श्लोक सबको पता है, मुझे दोहराने की भी आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए, परंतु फिर भी वह उच्चारण करने योग्य है, इसलिए मैं कहूंगी माता पिता ने अपनी संतानों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं लालयेत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष का बालक होने तक उसका लालन करो। 10 वर्षाणी ताड़येत, आगे के 10 वर्ष उसका ताड़न करो, और 16 वर्ष का हो जाने के बाद विवाह होने तक प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत, पुत्र को मित्र की तरह मानो और उसकी शिक्षा तो करो। पुत्र मित्र है, इसका अर्थ पिता पुत्र नहीं मिट जाते, पिता तो है ही, तो पिता पुत्र मित्र की तरह व्यवहार करें, परंतु ये मित्र क्या होता है इसको भी समझने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से एक पीढ़ी का निर्माण करने की क्षमता अपने आप में विकसित करना ये गृहस्थाश्रम का दूसरा काम है। और फिर सारे सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक ऐसे सभी आयामों में सिद्धता प्राप्त करके, पुरुषार्थ करके कुटुंब का अभ्युदय और निश्रेयस तथा समाज में यश और प्रतिष्ठा ये दोनों ही प्राप्त करना, समाजोन्मुख होना, एक कुटुंब का समाज के प्रति जो दायित्व है उसको निभाना, और कुटुंब को इस प्रकार से
श्रेष्ठ कुटुंब बनाना, अतिथि सत्कार, यह भी उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार का गृहस्थाश्रम हमारे चारों ओर आज दिखाई नहीं देता है। कैसा है, सब कुछ ऐसे स्वैर चलता है, तो अता पता कुछ भी नहीं है, जैसा होता है वैसा होता है। और वो सब संचालित कौन करता है, कौन शिक्षा देता है? तो हमारे सोशल मीडिया शिक्षा देता है, फिल्में शिक्षा देती है, और हम ही कुछ जमाने के अनुसार कर लेते हैं। ये जो जमाना है अर्थ और काम से निर्धारित हुआ आज का जमाना है, वही हमारे जीवन को संचालित करता है, निर्देशित करता है। हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, ये सब हमारे गृहस्थ जीवन को संचालित नहीं करते हैं, बाजार संचालित करता है। काम प्रधान ऐसा सोशल मीडिया संचालित करता है। कानून की यांत्रिक व्यवस्था हमारे जीवन को नियमन में रखती है। अर्थशास्त्र, अर्थ क्षेत्र हमारे गृहस्थ जीवन को भी संचालित करता है। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन तो पश्चिम से भारत में रूपांतरण होना, ये गृहस्थ जीवन के लिए कैसे होगा, ये व्यास विद्यापीठ का एक दूसरा आयाम होगा। माने जीवन का नियोजन करते हैं ना, उसमें गृहस्थाश्रम। तीसरा है वानप्रस्थाश्रम। आज तो वानप्रस्थाश्रम समाज में से एकदम गायब है और व्यक्तिगत जीवन से भी गायब है। पर आधा जीवन पूर्ण होते होते हमारी व्यक्तिगत यात्रा और विरक्ति माने तृप्त हो गए, बस बहुत हो गया, अब जितना उपभोग करना था कर लिया, मन भर गया, शरीर संतुष्ट हो गया, इंद्रियां संतुष्ट हो गई। अब जरा इससे आगे क्या है, इससे श्रेष्ठ क्या है, उस ओर जाओ। तो ये फिर ये तृप्ति से विरक्ति की ओर जाना व्यक्तिगत जीवन में, माने अपने अधिकारों से मुक्त होना। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं निवृत्ति। परंतु आज निवृत्त किसको होना है, वानप्रस्थ में किसको जाना है? एक, निवृत्त नहीं होना है, दूसरा प्रौढ़ और वृद्ध नहीं होना है, सबको युवा ही युवा रहना है, तीसरा विरक्ति की ओर भी नहीं जाना है, नहीं 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 उपभोग अभी तो बाकी रह गया, अभी तो ये भी है वो भी है, ऐसा होता है। तो ये विकास का मार्ग तो हमारा कुंठित हो गया, अवरुद्ध हो गया। तो हमारे शास्त्र कहते हैं तृप्ति के बाद ही विरक्ति संभव है। इसलिए गृहस्थाश्रम में सर्व प्रकार की तृप्ति प्राप्त करो और विरक्ति की ओर जाओ। तो वानप्रस्थाश्रम का पहला आयाम है मानसिक दृष्टि से विरक्ति, व्यावहारिक दृष्टि से निवृत्ति। निवृत्ति किसमें से? अगर गृहस्थ जीवन गृहस्थ के उपभोग और रस उससे मुक्त नहीं हुए, उसकी आसक्ति से मुक्त नहीं हुए, तो वानप्रस्थ संभव नहीं होता है। नहीं, हाय हाय तो बनी रहती है, इंद्रियां दुर्बल हो गई, लेकिन मन तो वैसा का वैसा युवा रहता है, उसको तो चाहिए, फिर वो उपभोग क्षमता भी नहीं रहती है। ऐसा सब ना इधर के ना उधर के ऐसे हो जाते हैं। उसके स्थान पर निवृत्ति, आसक्ति रहितता, उसको ही विरक्ति कहेंगे। अधिकारों का त्याग, परंतु दायित्वों का स्वीकार, कर्तव्यों का स्वीकार, ये वानप्रस्थाश्रम के प्रमुख लक्षण हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण। ब्रह्मचर्याश्रम के 25 वर्ष हमारे व्यक्तिगत जीवन के सभी सामर्थ्य का संपादन करने के लिए थे। गृहस्थाश्रम के कुटुंब की सेवा, कुटुंब संचालन, गृहस्थ धर्म, इसके लिए थे। अब के वानप्रस्थाश्रम के 25 वर्ष हैं, वे शुद्ध समाज सेवा के लिए हैं।
हम अपने लिए थे, हम तैयार हो रहे थे ब्रह्मचर्य आश्रम में, हम कुटुंब के लिए थे, कुटुंब के अंग के रूप में थे, कौटुंबिक जीवन की स्थिरता, विकास, समृद्धि उसके लिए थे। अब हम व्यक्तिगत जीवन के लिए तो है ही, व्यक्तिगत विकास तो होता ही रहता है, परंतु हम समाज के लिए, समाज सेवा वानप्रस्थाश्रम का कोर एलिमेंट है। अर्थार्जन नहीं करना, ये इसका महत्वपूर्ण कारक तत्व है। अब आप कल्पना करो कि अर्थार्जन की अपेक्षा के बिना जो समाज सेवा में सक्रिय रूप से रत रहता है, तो समाज की जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं कितनी अच्छी चलेंगी, कितनी तामझाम के बिना, अर्थ की अपेक्षा के बिना चलेंगी, कितने विपुल मनुष्य संसाधन इसमें होंगे, उपलब्ध होंगे। तो व्यक्तिगत जीवन विकास तो होता ही है, साथ में समाज जीवन की सुस्थिति भी होती है। तो भारत में हम लोग कभी अकेले का विचार नहीं करते, सबके साथ जुड़कर ही तो विचार करते हैं। तो समाज सेवा के लिए वानप्रस्थाश्रम होना, व्यक्तिगत रूप में विरक्ति की यात्रा और विरक्त भाव संपादन करना, जैसे उधर इंद्रियों का सामर्थ्य संपादन करना होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, उस प्रकार से वानप्रस्थाश्रम में विरक्ति साधना करनी होती है और समाज सेवा करनी होती है। इसके लिए शरीर, मन, बुद्धि के सारी शक्तियां और गृहस्थाश्रम का प्रौढ़ावस्था तक का अनुभव, ये दोनों ही काम में आते हैं। ये शुद्ध सेवा के रूप में करना माने अपने लिए किसी बात की अपेक्षा नहीं रखना, अर्थार्जन नहीं करना, गृहस्थी के अधिकार होते हैं उससे निवृत्त होना। और सामाजिक संस्था में तो अधिकार होते हैं, वो अधिकार नहीं, वो व्यवस्था होती है कि जैसे कोई एक सामाजिक संस्था है तो उसमें अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि होते हैं, तो वो तो रहेंगे, वो एक व्यवस्था है। परंतु अधिकार शून्यता, मन से अधिकार भाव से मुक्त होना बहुत बड़ी साधना है। व्यक्तिगत जीवन के विकास की दृष्टि से भी है, सामाजिक जीवन की सुस्थिति के लिए भी है, कुटुंब के साथ रहना परंतु कुटुंब में लिप्त नहीं होना, समाज समाज की सेवा करना परंतु समाज में भी व्यक्तिगत लाभ के लिए लालायित नहीं होना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। परंतु भारत में वानप्रस्थ जीवन बहुत मूल्यवान ऐसा माना गया है। इस प्रकार से विरक्ति परंतु समाज सेवा के कामों में सक्रियता, ये वानप्रस्थाश्रम भी था। तो फिर अब संन्यस्त अवस्था आती है। संन्यस्त अवस्था जीवन का अंतिम पड़ाव है। 75 वर्ष के बाद जितने वर्ष बचे हैं उतना संन्यस्त ये वृत्ति होती है। संन्यस्त ये केवल गृह त्याग नहीं होता है, संन्यस्त केवल संन्यास की दीक्षा लेकर भगवे वस्त्र पहनना इतना ही नहीं होता है। संन्यस्त वृत्ति माने सब कुछ छोड़ो, अब समाज सेवा भी छोड़ो, उसमें भी सक्रिय नहीं रहना, घर छोड़ा, समाज छोड़ा, और अब क्या करना, अपना आंतरिक विकास करना, शुद्ध अपने लिए। तो ये संन्यस्त वृत्ति जो है उसमें सर्व प्रकार के अधिकारों का त्याग तो पहले ही कर दिया है, दायित्वों का त्याग करना। अब हम दायित्व भी, हमारा सामाजिक दायित्व भी नहीं है, अब हम केवल अपने स्वयं के लिए हैं, परंतु आत्मचिंतन, शास्त्र चिंतन और ब्रह्म चिंतन, ये इसके 3 प्रमुख आयाम रहेंगे। और उसमें वृत्ति कैसी रहेगी, हमारी जीवन शैली कैसी रहेगी, तो विरक्ति के बाद त्याग करना। अब
खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना, उपभोग करना, आना जाना, सभी में हमारे देहातों में भी बोलते हैं न, राम राखे तेम रहिए। जैसे जैसे रखेंगे, घर के लोग घर में ही रहेंगे। सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनकर भिक्षाटन करते हुए जाते हैं, ये तो संन्यास्ताश्रम का एक भाग है। कुछ लोग ही जाएंगे, सबके सब नहीं जाएंगे, सब लोग तो घर में रहेंगे। परंतु घर में संन्यास्त वृत्ति से रहना ये अत्यंत आवश्यक है। घर के सभी लोगों के साथ अच्छे से आनंद से रहना, उनके सभी अनुभवों में शामिल होना, रुचि लेना, परंतु उससे निर्लिप्त रहना, अलिप्त रहना, अलग रहना, ये भी साधना है। तो भारत में जीवन साधना ही होता है। जीवन कोई के और उपभोग और साधना साथ साथ चलता रहता है, रसानुभव और साधना साथ साथ चलता रहता है। तो इसमें आनंद से रहना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। तपश्चर्या ये संन्यास्त का मुख्य लक्षण है। क्षमाशील होना ये संन्यास्त का मुख्य लक्षण है। आज हम चारों ओर क्या देखते हैं, एक किसी को वृद्ध होना ही नहीं है। अभी तो हम ऐसा सुनते हैं ना, 80 वर्ष का युवा, अरे नहीं होता 80 वर्ष का युवा, 80 वर्ष का तो वृद्ध ही होता है। और वृद्ध, संन्यास्त वृत्ति वाला वृद्ध घर की शोभा है, समाज की शोभा है, राष्ट्र की शोभा है। इसको समझना। हम आजकल लोग कहते भारत युवाओं का देश है, माने क्या, युवाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। हम सर्व प्रकार के शक्ति और सामर्थ्य की कल्पना युवा में ही करते हैं। नहीं, युवा राष्ट्र की कार्य शक्ति है। कार्य शक्ति माने भाग दौड़ करके करना है, मेहनत के काम करना है, पहाड़ भी उठाना है और लगे रहना है निरंतर। कार्य शक्ति, ये कार्य शक्ति देश का विराट है, देश का प्राण है कार्य शक्ति। तो युवा राष्ट्र का प्राण है, राष्ट्र की कार्य शक्ति है। परंतु केवल कार्य शक्ति से क्या करेंगे? प्रौढ़ राष्ट्र की बुद्धि शक्ति है। बुद्धि के बिना कार्य कैसे करना? फिर तो वो तो ऐसे ही उथल करना सब हुआ। आज तो हम देख ही रहे हैं, शक्ति तो बहुत है, लेकिन शक्ति किस में जाती है? तोड़फोड़ के लिए भी शक्ति चाहिए और संरचना के लिए भी शक्ति चाहिए। तो इसमें प्रौढ़ सहायक होते हैं। प्रौढ़ राष्ट्र की बुद्धि शक्ति है और वृद्ध, संन्यास्त वृत्ति वाले वृद्ध राष्ट्र की आत्मशक्ति है, राष्ट्र की चिति है। ऐसे आत्मशक्ति रूप बनना ये वृद्धों से अपेक्षित है। माने संन्यास्तावस्था में आत्मशक्ति प्राप्त करना, आत्मशक्ति से व्यवहार करना, इसके लिए तप चाहिए, इसके लिए साधना चाहिए, इसके लिए क्षमाशीलता चाहिए, इसके लिए मान अपमान से परे होना चाहिए, इसके लिए जो मिला वो सोना ही सोना है, ऐसी वृत्ति चाहिए, त्याग वृत्ति चाहिए। तो ऐसे वृद्ध, जैसे अभी कहा राष्ट्र की शोभा है, ऐसे वृद्ध किस प्रकार से उपयोगी बनते हैं और उपकारक बनते हैं। तो हम छोटे थे तब एक सुभाषित होता था, अभी बाकी श्रोताजनों को भी ये सुभाषित परिचित ही होगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन ये भी एक जीवन शैली का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गत सत्र में हमने इसका उल्लेख भी किया था। दो लोग आमने सामने रास्ते में मिलते हैं तो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, राम राम कहते हैं,
जय श्री कृष्ण करते हैं, नमस्कार कहते हैं, ऐसे अभिवादन करते हैं, समाचार पूछते हैं एक दूसरे का। वो अपने स्वभाव के अनुसार, अवस्था के अनुसार, आयु के अनुसार या व्यवसाय के अनुसार पूछते हैं। जैसे दो शिक्षक, दो गुरुकुल के आचार्य ही कहो, आज के शिक्षकों की बात छोड़ो, आज के शिक्षक मिलेंगे तो कहे 7वां वेतन आयोग आपके विद्यालय में लागू हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी परीक्षा करेंगे। और गुरुकुल के आचार्य मिलेंगे तो अध्ययन कैसा चल रहा है, ऐसा एक दूसरे को पूछेंगे। दो दो कृषक, किसान आमने सामने मिलेंगे तो कहेंगे कैसी वर्षा कैसी है, फसल कैसी है, ऐसा पूछेंगे। लेकिन ये अभिवादन करना और कुशल समाचार पूछना, ये एक बात हुई। और नित्यम वृद्धोपसेविनः, वृद्धों का उपसेवन करने वाले, उपसेवन माने सेवा करना नहीं, और सेवा माने परिचर्या करना नहीं, उपसेवन माने पास में बैठना, साथ में बैठना और उनके अनुभवों से मार्गदर्शन प्राप्त करना, प्रेरणा प्राप्त करना। दादाजी बताइए, आप छोटे थे तो कैसा करते थे? और दादाजी को भी रस आता है कहने में, अरे हम तुम्हारे जैसे थे तो क्या हमारा गांव और क्या वो पीपल का वृक्ष। चलता है, दोनों को आनंद आता है। उससे पौत्र, तीसरी पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त करती है और बहुत सारा कुछ सीखती है, संस्कार प्राप्त करती है, ज्ञान भी प्राप्त करती है और व्यवहार के सूत्र भी सीखती है। ये सीखने सिखाने दोनों के लिए आनंददायक बातें होती है। केवल पोते पोते क्यों, पुत्र पुत्र भी व्यवसाय की बातें करेंगे, जीवन के समाज के अनुभवों की बात करेंगे, कठिनाइयों की बात करेंगे। और जो वृद्ध पिता माता हैं वो अपने अनुभव बताएंगे, इनके सुनेंगे, समरसता होगी दोनों में। तो ये आत्म तत्व से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी बुद्धि को और अपनी व्यवहार को ठीक करना, इसको कहते हैं वृद्धोपसेवन। तो जहां बाल, किशोर, युवा, प्रौढ़ सभी लोग वृद्धों से इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं वृद्धोपसेवन। तो बाकी सब लोगों को वृद्धोपसेवन करना चाहिए, परंतु वृद्धों को उपसेवन के योग्य होना चाहिए, नहीं तो डायबिटीज, बीपी, ये सब हमारे जीवन साथी। क्या करना, अब कुछ भी करने के लिए तो है ही नहीं, निवृत्त हो गए, पेंशन आती है, करने के लिए कोई काम नहीं, इसलिए पार्क में जाओ और बेंच पर बैठकर अपने ही समवयस्कों के साथ बातें करते रहो, राजनीति की बातें करो, कुटुंब की बातें करो, या फिर मोबाइल तो है ही, मोबाइल और टीवी है वही देखते रहो। जीवन उपयोग क्या है इसका? 40 वर्ष की वृद्धावस्था में से 25 वर्ष का संन्यासाश्रम है, उसका क्या करेंगे? तो ये भी एक शिक्षा का विषय हुआ, लोक शिक्षा का विषय हुआ। समाज में वृद्ध अपना उचित स्थान कैसे प्राप्त करेंगे? अब ये जो चारों बातें हैं, मैंने तो बहुत संक्षेप में सब कहा, लेकिन ये विस्तार से विचार करने योग्य, सीखने योग्य ऐसे विषय हुए। ये व्यक्तिगत जीवन का भी नियोजन है और समाज जीवन का भी नियोजन है, व्यवस्था है। व्यक्ति समाज का अंग है, इसलिए व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक व्यवस्था दोनों का परस्पर पूरक ऐसा संबंध बनना चाहिए। इसका संबंध, इसकी कल्पना करके 4 आश्रमों के और जीवन के हर अवस्था में व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसकी शिक्षा की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में हुई है, हमारे पुराणों में हुई है। शास्त्रों में इसका दार्शनिक वैज्ञानिक निरूपण हुआ है। पुराणों में इसके प्रेरक चरित्र दिए गए हैं, प्रेरक घटनाएं दी गई हैं, कथाएं दी गई हैं। ये मार्गदर्शक होती है, प्रबोधन करती है। तो प्रबोधन, समाज प्रबोधन, लोक प्रबोधन, लोक शिक्षा,
यही तो व्यास विद्यापीठ का विषय है। इसलिए किसान हो, दर्जी मोची हो, व्यापारी हो, या वैद्य हो, या आचार्य हो, सभी को अपना जीवन व्यवस्थित कैसे करना, सभी को समाज जीवन के साथ कैसे समरस होना, ये सब सीखने सिखाने के आज के जमाने में तो और भी महत्वपूर्ण विषय हो गए हैं। पूर्व में जब पुराणों की कथाओं का आयोजन होता था, रामलीला जैसे, गणेशोत्सव जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था, नाट्य मंच पर नाट्य प्रस्तुति, संगीत की प्रस्तुति होती थी, तब ये सारी बातें अपने आप वो एड्रेस की जाती थी, अपने आप में होती थी। आज नहीं होती है। तो आज ये सब कैसे होगा, इसका विचार व्यास विद्यापीठ में हमें करना है। 140 करोड़ जनसंख्या में 100-125 करोड़ तो जन ही है। इनके शिक्षा के लिए दैनंदिन जीवन, व्यवसाय, इन सभी के साथ संबंधित ये सारी बातें हैं। इनकी शिक्षा के लिए, इनके इन विषयों को लेकर प्रबोधन करने के लिए व्यास विद्यापीठ में व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारा गत सत्र का विषय था जीवन शैली, आज का विषय था जीवन का नियोजन। अगले सत्र में लोक जीवन के, समाज जीवन के अन्य अंगों के बारे में हम देखेंगे। व्यास विद्यापीठ की रचना शैक्षिक पक्ष में किस प्रकार की होगी, इसका हम निरूपण कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि समय हो गया है, तो हाँ जी, संन्यास आश्रम में पहुंचते हैं तो जी 3 चिंतन की चर्चा की आपने, मैं 2 ही समझ पाया, आत्मचिंतन, हाँ, ब्रह्म चिंतन, हाँ, शास्त्र चिंतन, शास्त्र चिंतन, शास्त्र यानी चिंतन, शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी, इतना ही था। हाँ जी। अनुपमा जी। सुप्रभातम, सुनाई दे रहा है ना? जी हाँ। हाँ, ताई प्रणाम। जब मैं आपकी बात सुन रही थी, एक आपने कहा था कि उपभोग तृप्ति से हो जाए उस अवस्था में, अगली अवस्था विरक्ति स्वाभाविक हो जाती है। और मुझे अभी याद है, अपना अनुभव शेयर करें, आपका कुछ है तो जोर से, कि छोटे प्राय में थे हम, तो हम अड़ोस पड़ोस के देख के कुछ उपभोग का लालच आता था। तो हमारे घर में बोलते थे, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। तो कुल खंडित होने से आजकल कि कैसे वस्त्र पहने, कैसे उपभोग करें, कैसे खाना खाए, ये आपसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब बातें कुल से एक परंपरा आती थी, उसका खंडित होने से बहुत सारा घाल आ गया है आजकल। और कुल प्रतिष्ठा वापस लेके आना और कुल वृत्ति को पुनर्प्रतिष्ठित करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर पहलू, जीवन के हर पहलू में होता है, और इसे हम परंपरा कुल की वजह से ही कर पाते थे इतने अच्छे से। आज खंडित होने से ये सारी अवरोध और संकट आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, वही, वो ठीक है ना, ठीक है। सब कुछ ऐसे सब कुछ विशृंखल हो गया है, कई व्यवस्था थोड़े हैं। हमने भारतीय जीवन की जो व्यवस्था है वो तो छोड़ दी है, परंतु उसके स्थान पर नई व्यवस्था तो बनाई ही नहीं है। इसलिए चारों ओर अव्यवस्था, अनवस्था, अस्त व्यस्तता, स्वैरता, यही दिखाई दे रहा है। अब भूख लगती है तो खाते तो है ही, परंतु खाने में व्यवस्था नहीं। नींद आती है तो सोते तो हैं, परंतु सोने में व्यवस्था नहीं। 3 वर्ष के हुए तो विद्यालय में तो जाना ही है, परंतु विद्यालय में जाकर करना क्या है, इसके कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे हमारा जीवन सब अव्यवस्थित हो गया है। अव्यवस्थित होने से जो उपलब्धि होनी चाहिए वो नहीं होती है, सब बिखरा बिखरा रहता है। और इससे हमारी
संतुष्टि नहीं होती, असंतुष्टि रहती है, सर्वत्र समाधान नहीं है। तो ऐसी रचना फिर से बनाना ये व्यवस्था है, लोक जीवन की व्यवस्था, व्यक्तिगत जीवन की व्यवस्था, कुटुंब जीवन की व्यवस्था, सारा व्यवस्था का विषय है। जी। और एक बात याद आई, आप अभी बोल रहे थे तो ये रेडीमेड कपड़े बनाने वाले हमेशा एक टैग बोलते हैं कि वन साइज डजंट फिट ऑल। जब कपड़े में रेडीमेड आजकल हम ऐसे कहते हैं, तो जीवन शैली एक ही तरीके से होना चाहिए, एक ही तरीके से शिक्षा होना चाहिए दोनों स्त्री और पुरुष को, और हर कुछ भी परंपरा से आए एक ही तरीके से, ये तो हो ही नहीं सकता। अब मुझे याद आ रहा है, वन साइज डजंट फिट ऑल। बिल्कुल सही। सबका अपना अपना जीवन विकास का तरीका होता है, उसके अनुकूल होना। जी जी, नमस्ते। नियति ताई। जी नमस्कार ताई। मेरा प्रश्न है कि हम चारों आश्रमों को यदि ठीक से जीते हैं तो आंतरिक विकास तो होता रहता है, ब्रह्मचर्य में होगा, गृहस्थ आश्रम में होगा, वानप्रस्थ में होगा, तो संन्यास्त में आंतरिक विकास मतलब कौन सा विशेष विकास होना चाहिए? जीवन में जो करना था वो अच्छी तरह से कर लिया, उसका संतोष। जो नहीं किया, रह गया, तो क्या क्या रह गया और क्या क्या कर लिया, क्या क्या करना चाहते थे, उसमें से क्या नहीं किया, अब कब करेंगे, अगले जन्म में करेंगे, ऐसा पूरे जीवन का हिसाब किताब और समाधान और संतोष। और फिर अगले जीवन के लिए पूर्व तैयारी, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में गृहस्थ जीवन की पूर्व तैयारी होती है, ऐसे संन्यास्त आश्रम में आगे के जन्म की पूर्व तैयारी होती है। और पता कुछ किंचित जिज्ञासा भी होती है, अरे इस जन्म में ऐसा 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 किया तो अगला जन्म कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसका अनुमान, ये भी, इसमें भी तो रस आता है कि कैसे माँ बाप के घर में जन्म लेंगे, क्या क्या करेंगे, पूर्व में तो ऐसा किया है, इसकी ही निरंतरता तो बनी ही रहने वाली है। फिर हमारी ये सारा जीवन क्या है, किसके लिए इतनी धड़पड़ कर रहे थे और क्या हो रहा था, तो समाधानी वृत्ति। और जे मैंने एक वाक्य कहा था कि राम राखे तेम रहिए, और इसमें आनंद से रहिए, तो आनंद में ही रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, चिड़े चिड़े नहीं रहना, शोकग्रस्त नहीं रहना, विषादग्रस्त नहीं रहना, अभी तो ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं किया, ऐसा असंतोष नहीं रहना, यही होता है, यही करणीय है। माने होता तो नहीं है, इसमें से कुछ भी होता नहीं है, असमाधानी ही असमाधानी रहते हैं, परंतु ऐसा सब कुछ होना ये संन्यास्तावस्था में होना चाहिए। जी। इसकी कितनी पराकाष्ठा, इसकी कितनी पराकाष्ठा बताई है, इसके दो उदाहरण हमारे आहार शास्त्र के ग्रंथ में हमको देखने के लिए मिलते हैं। महात्मा बुद्ध हमेशा भिक्षा के लिए जाते थे, और 5 घर जाना, जो मिले वो लेना। तो लोग तो उनको बहुत अच्छे अच्छे मिष्टान्न और ऐसा सब देते थे, तो शिष्यों को लगता था ये अच्छा है, भिक्षा मांगना और रोज मिष्टान्न खाना, ये तो अच्छा है। तो शिष्यों को पाठ पढ़ाने के लिए एक बार शिष्यों को लेकर भिक्षा के लिए गए, गृहस्थों के घर में नहीं गए, जहाँ लोहे का उद्योग चलता था वहां गए, लोहे का रस उबल रहा था, तो कहा कि मुझे ये लोहे का रस ही दो, और उसने दिया, आश्चर्य करके भी दिया, वो रस ही वे पी गए, और शिष्यों को कहा देखो ये पियो, ऐसे शिष्य कैसे पिएंगे। तो इनका लोहे का रस पीकर भी शरीर खराब नहीं हुआ, क्योंकि मन से उनकी इतनी त्याग वृत्ति थी कि लोहा
और मिष्टान्न दोनों ही उनके लिए बराबर था। अब ये तो बहुत पराकाष्ठा का विषय हुआ। जैसा मन वैसा अन्न, ये वृत्ति आना, इसको संन्यस्त वृत्ति, विरक्तावस्था भी, साम्यावस्था भी कहते हैं। ऐसा ही दूसरा उदाहरण था, परम पूजनीय गुरु जी और अपने कुछ स्वयं सेवकों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक अत्यंत गरीब निर्धन ऐसे स्वयं सेवक का घर आ रहा था। तो उस स्वयं सेवक को लगता था कि गुरुजी मेरे घर भी आए, तो गए। लेकिन वो तो बहुत दरिद्र था, उसका घर एक खोली का घर और सब कुछ उसमें। चाय बनाई, उसने चाय पी, लेकिन चाय बनाने का पात्र, उसको छानने का कपड़ा, कप, ये सब इतना गंदा था कि लोगों को तो इतनी अरुचि हुई। फिर भी क्या करे, गुरुजी ने चाय पी और साथ के स्वयं सेवकों ने भी शर्म शर्म से पी। वहां से निकले तो रास्ते में बाकी सब लोगों को उल्टियां होने लगी और गुरुजी को नहीं हुई। तो लोगों ने पूछा कि आपको कैसे उल्टी नहीं हुई, हमको तो पी ही नहीं सकते थे, आप कैसे पिए? गुरुजी ने कहा कि आप लोगों ने चाय पी, मैंने प्रेम पिया, तो मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको हुआ। ये क्या है? ये वृत्ति जो है वो तो उसके बाद ही आती है। बाकी चाय चाय होती है, चाय प्रेम नहीं होता। जी। अब किसी को प्रश्न पूछना है तो हमारे पास समय है। कितना समय है? 5 मिनट। हो, अभी 5 मिनट है। नमस्ते ताई। हाँ, नमस्ते। मैं जागृति बहन निकोल से। बोलो जी, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनाई दी। हाँ, अभी जो आपने बात कही ना, तो हमारे गुजराती में एक कहावत है कि खाई लो पी लो वो घरे आवे छे, पहरी लो ओढ़ी लो दीकरी मोटी थाय छे। तो ये जो कहावत है वो कहीं ना कहीं हाँ एकदम वो सटीक है, एकदम सटीक। हाँ, वो जुड़ती है कि जब हमारे बेटे बड़े हो जाते हैं तो हमें धीरे धीरे इससे विरक्त होना है। और ये परिवर्तन अंदर से भी आता है अगर हम सजागता से ये देखें। तो जो बात 25-30 साल में होती थी कि चलो घूमना फिरना खाना पहनना उड़ना बहुत सारा आनंद आता था, अभी जब बच्चे करने जाते हैं ना तो ऐसा बच्चे कहते हैं कि चलो हमारे साथ, तो अंदर से ही ऐसा होता है कि नहीं अब आप घुमाओ, हमें हमें नहीं है, हमें यही आनंद है। ये परिवर्तन अंदर आता है। आता है। हाँ, तो एक ये बात भी यही थी। जीवन विकास है। हाँ, यही जीवन विकास है, नहीं तो रही गया। हाँ, ऐसे होता है। और एक बात ये भी थी कि जो आपने बताई कि अभी वानप्रस्थ में आते हैं जो निवृत्त हो जाते हैं तो उनको घर पे करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे घर पे बेटे बबैल सेट है तो वो ऐसा ही बैठे रहते हैं। तो जैसे 10 लोग बैठे हैं उद्यान में बैठे हैं तो उनके पास चलो मोबाइल है, लेकिन उनमें से भी अगर हम जाए उनसे मिले तो उनके अंदर भी समाज के लिए कुछ करने के लिए जिज्ञासा है। अगर हम जाए और कुछ काम ऐसे है तो 10 में से 5 लोग तो खड़े होते हैं जो कहते हैं लाइए हम करते हैं, लाइए हम करते हैं। तो ये वृत्ति भी उनमें है क्योंकि उनको पूरा मार्गदर्शन भी नहीं होता कि क्या करना है। ये भी बहुत इसलिए समाज शिक्षा जिसको हम कहते हैं, समाज को व्यवस्थित करना, इसकी दृष्टि रखने वाले समाज हितैषी, समाज शिक्षक, ऐसे लोगों की भी कमी है ना। सही। ऐसे लोग होंगे तो ये सब वानप्रस्थ होना चाहते हैं, ऐसे लोग भी कम हैं और मजबूरी में हो जाते हैं। ऐसे लोगों को काम में लगाने की व्यवस्था भी कम है। नहीं तो क्या होता है, निवृत्त होते हैं लेकिन शरीर से अगर सशक्त है
तो क्या करते हैं, अभी चलो कहीं वॉचमैन की नौकरी ले ली, जब तक शरीर चलता है तब तक कमाने का काम है, क्यों बेटे को कुछ मदद हो जाएगी, यही वृत्ति है। आगे का कुछ उससे भी आनंद वाला कुछ है उस तरफ नहीं है। तो ये भी होता है। बहुत सारी बहनें भी हैं जो शाम को बैठ के भजन गाती है, घंटा घंटा निकालते, उनको अभी घर में इतना वो नहीं है, वो विरक्त होने की तैयारी है, लेकिन आगे क्या करना है ये मार्गदर्शन नहीं है उनके पास। ये भी है। जी ताई। जी। हाँ, अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो बता सकते हैं। नहीं, यदि नहीं है तो हम पूर्ण भी कर सकते हैं। तो अब हम पूर्ण करते हैं हाँ। शांति मंत्र।